प्रिय विद्यार्थियों, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड यानी सेकंड ईयर के इतिहास में आपके फर्स्ट ईयर की तरह दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास और सेकंड जो पेपर है उसका नाम है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण। तो आज की अपनी इस क्लास में प्रथम जो पेपर है जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसका प्रथम लेसन लेंगे। प्रथम लेसन प्रारंभ करने से पहले आपको फर्स्ट ईयर के आखिरी लेसन में ले जाना चाहता हूँ। आपको पता है कि बीए पार्ट प्रथम का जो सेकंड पेपर था भारत का इतिहास, उसमें आप लोगों ने अध्ययन किया था अंतिम जो लेसन था जिसमें टॉपिक थे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी व मोहम्मद गोरी के आक्रमण। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात अगला लेसन प्रारंभ होता है जो आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास में। तो देखिए, आपको पता है मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। जैसे 1175 मुल्तान में, 1178 गुजरात पर, मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी, गुजरात में यह पराजित हुआ था। इसके अलावा 1179 से 1186 यानी इतने साल लगे तब जाकर पंजाब पर यह आधिपत्य स्थापित कर पाया था। और पंजाब पर इस समय खुसरो का आधिपत्य था। और गोरी का भारत आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य यही था भी खुसरो खां का खात्मा का। इसके पश्चात 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें गोरी विजयी हुआ, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ व कुछ समय पश्चात मारा गया। इसके पश्चात 1194 ईस्वी चंदावर का युद्ध। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया और कहा जाता है कि पुनः अपने साम्राज्य लौट गया। और 1206 ईस्वी में जब भारत वापस आया था, तो उस समय की बात है, पंजाब के निकट खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। अब देखिए, ये गोरी के बारे में अपन ने पिछले साल फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था। अब इस गोरी की मृत्यु के पश्चात से ही आपका नया लेसन प्रारंभ होता है। तो देखिए, इसमें गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात जो गोरी के जो सेनापति थे, जो भारतीय प्रदेशों पर नियुक्त थे, जिसमें पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था बख्तियार खिलजी, तीसरा था यलदौज और चौथा था नासिरुद्दीन। गोरी के जीवन काल में ही उसके 4 सेनापति थे और गोरी की मृत्यु के पश्चात
क्या हुआ कि इन्होंने जहां पर इनका आधिपत्य था उन पर इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया और खुद को शासक घोषित कर लिया। जैसे नसरुद्दीन कुबाचा था, इसका सिंध पर आधिपत्य था तो सिंध का शासक घोषित कर दिया। यलदोज गजनी का शासक था तो इसने खुद को गजनी पर आधिपत्य स्थापित था तो इसने गजनी का शासक घोषित कर दिया। बख्तियार खिलजी, इसने बंगाल व बिहार पर आधिपत्य स्थापित किया था, अतः बख्तियार खिलजी ने खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर पर इसका आधिपत्य था। इस प्रकार इन क्षेत्रों पर जहां इनका आधिपत्य था इन्होंने अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ली। लेकिन बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई तो यह प्रतिद्वंदी समाप्त हो गए। अब देखिए, गोरी की मृत्यु के पश्चात उसी का ही गुलाम सब इनके दास थे। तो गोरी की मृत्यु के पश्चात ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि एक गुलाम था, एक दास था, तो इसने कभी भी सम्राट, राजा या किसी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं की। सिर्फ उपाधि धारण की थी मलिक या सिपहसालार। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को लगातार यलदोज और नासिरुद्दीन कुबाचा से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी थे और ये भी चाहते थे कि इन प्रदेशों पर भी हमारा आधिपत्य स्थापित। और कहा जाता है कि इन्हीं के डर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी लाहौर को छोड़कर दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की और लाहौर को ही उसने अपनी राजधानी बनाई। तो आज के इस लेसन में प्रारंभ होगा अपना गुलाम वंश, जिसका संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वंस मोर रिपीट कर रहा हूं मैं आपके, गोरी की मृत्यु के पश्चात 4 सेनापति थे। 4 सेनापति जो विभिन्न क्षेत्रों पर नियुक्त थे, उन क्षेत्रों पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध पर, यलदोज गजनी पर, बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार पर, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पर। बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज व नासिरुद्दीन में संघर्ष चलता रहा। तो पहले वाले लेसन का नाम आपका है गुलाम वंश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ हुआ। तो ऐबक के बारे में आपको जानकारी दी है मैंने। एक गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल माना जाता है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। लेकिन कहा जाता है कि तुर्किस्तान में गुलामों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता था। अगर कोई गुलाम अच्छा लगता तो उससे शिक्षा दीक्षा भी दी जाती थी। उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का प्रिय था। तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका शासनकाल माना जाता है 1206 से 1210 ईस्वी, अपने शासनकाल के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो प्रारंभिक समस्याएं 1206 ईस्वी में इसने सत्ता प्राप्त की थी। मालिक व सिपहसालार की उपाधि लेते हुए इसने लाहौर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। हालांकि कहा जाता है कि दास्ता से मुक्त हो चुका था, मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी ने इसे दास्ता से मुक्त दे दिया था, लेकिन फिर भी इसने मोहम्मद गोरी के प्रति वफादारी दिखाते हुए अपने वंश का नाम गुलाम वंश या दास वंश ही रखा। शासन सत्ता संभालने के पश्चात प्रारंभिक जो समस्या इसके सामने थी, जो मैंने पहले ही बता दी, एक तो यलदोज की समस्या जो कि गजनी का शासक था, दूसरी नासिरुद्दीन कुबाचा की समस्या जो कि सिंध का शासक था, तीसरा बंगाल की समस्या। ये 3 समस्याएं ऐबक के सामने थी, क्योंकि बख्तियार खिलजी जो कि गोरी का गुलाम था उसकी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर भी अराजकता का माहौल था। तो यलदोज की समस्या, यलदोज
जैसा कि पहले बताया था आपको कि गजनी का शासक था और यह ऐबक के प्रदेशों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। लेकिन कहा जाता है कि उसी समय ऐबक ने गजनी पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि 40 दिन तक गजनी पर ऐबक का आधिपत्य स्थापित रहा, लेकिन वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः मजबूरीवश ऐबक को गजनी खाली करके वापस अपने राज्य आना पड़ा और यल्दोज ने पुनः गजनी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुबाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहन का विवाह कर अधीनता स्वीकार कर ली। ये कूटनीतिक की बातें थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई ये समस्या शासन सत्ता अव्यवस्थित चल रही है, तो किसी न किसी प्रकार से कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। तो कुबाचा के साथ बहन का विवाह किया, वह मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अधीनता स्वीकार कर ली। अब यहाँ बंगाल की समस्या, बंगाल में बख्तियार खिलजी का आधिपत्य था, लेकिन कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी और यहाँ हत्या करने वाला था अली मर्दान खां और वहाँ के सूबेदारों ने अली मर्दान खां को कैद कर लिया और ऐबक की अधीनता से स्वतंत्र कर दिया। तो अली मर्दान खां उनकी कैद से रिहा होकर चुपके से ऐबक के पास पहुँच गया और ऐबक की शरण में आके कहा कि भाई मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूँगा, बंगाल बिहार आपके आधिपत्य में रहेगा अगर आप मुझे वहाँ का सूबेदार बना दें। तो ऐबक के सहयोग से अली मर्दान खां बंगाल का सूबेदार बना और ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार प्रारंभिक जो समस्या थी, ऐबक ने अपने अल्प शासनकाल के दौरान समस्या का समाधान कर दिया। ऐबक के बारे में कहा जाता है कि इसके शासनकाल के दौरान कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बताई जाती है, जिसमें पहला कहा जाता है कि इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली में थी। भारत की पहली इस्लामिक शैली से बनी मस्जिद कौन सी थी? कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है और जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? 1194 ईस्वी में। यानी ऐबक का गुलाम था, गोरी का गुलाम था और शासक बना नहीं था उससे पहले। इसके पश्चात कहा जाता है कि इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जो कि कहाँ पे है? अजमेर में। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये चौहान वंशीय शासक विग्रहराज द्वारा बनवाया गया एक पाठशाला थी, जिसे ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया, जो कि अजमेर में थी। इसके पश्चात कहा जाता है दिल्ली में ही कुतुब मीनार, इसका निर्माण करवाया था 1196 ईस्वी में। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार और काकी उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनकी स्मृति में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। सिर्फ प्रारंभ ही करवा सका, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान कंप्लीट करवाया और का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल के दौरान। बाकी इनका निर्माण शासन सत्ता संभालने से पहले ही करवा दिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का ज्ञाता था, यानी उसे पूरी कुरान मुख जबानी याद थी, इसलिए कुछ इतिहासकार इसे कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा लाल बख्श बहुत बड़ा ज्ञानदानी था, ये दान दिल खोलकर करता था, इसलिए इसे लाल बख्श के नाम से भी कहा जाता है। इसके अलावा इसी के दरबार में हसन निजामी, जो कि बहुत बड़ा विद्वान था, दरबारी कवि था, जिसने ताज उल मासीर नामक ग्रंथ का निर्माण किया, जो कि सल्तनत काल के बारे में, सल्तनत काल के इतिहास की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करवाती है। लाल बख्श की जगह लाल खां भी कह सकते हैं, इसे लाल खां के नाम से प्रसिद्ध था। इसके अलावा 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अल्प समय के शासनकाल के दौरान एक अपनी नई शासन सत्ता स्थापित की थी, एक नए वंश की स्थापना की थी, जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। शासनकाल के दौरान प्रारंभिक जो समस्याएं थी, पहली समस्या थी यलदौज की समस्या। यलदौज क्योंकि गजनी का शासक था और गोरी का समकालीन दास था। 40 दिन तक आधिपत्य स्थापित किया ऐबक ने, लेकिन स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सका। जनता ने विद्रोह कर दिया, खाली करना पड़ा। कुबाचा, जिसका पूरा नाम है नासिरुद्दीन कुबाचा, उसके साथ अपनी बहन का विवाह करके अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा बंगाल की समस्या, बंगाल पर इस समय अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी, तो अली मर्दान खां को वहाँ के सूबेदारों ने कैद कर लिया था और कैद से रिहा हो गए, यानी चुपके से रिहा होकर ऐबक के पास पहुँचा और अधीनता स्वीकार की। बदले में ऐबक ने अली मर्दान खां को बंगाल बिहार का सूबेदार बना दिया। इसके अलावा अपने शासनकाल के दौरान या अपने जीवन काल के दौरान कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी रही। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली में है 1194 ईस्वी में। इसके बारे में कहा जाता है कि भारत की इस्लामिक शैली से बनी पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। इसके अलावा 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण अजमेर में करवाया, जो कि एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण 1196 ईस्वी में करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दिल्ली में। प्रारंभ करवा सका शरीफ, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी स्मृति में करवाया गया। इसके अलावा कुरान खां, क्योंकि कुरान का बहुत बड़ा ज्ञानी था, अतः इतिहास में कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दानवीर था, दान करता था दिल खोल के, अतः लाल खां भी कहा जाता है। इसके दरबार में हसन निजामी, ताजुल मासिर के रचयिता, जिन्होंने ताजुल मासिर लिखी थी, इससे हमें सल्तनत काल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसी उपलब्धियों के पश्चात 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।